हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की माइलस्टोन की सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 4 अंडरस्टैंडिंग ला का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो गाइज, चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं द सीन ऑफ अ पुलिस स्टेशन कि यहाँ पे हम पुलिस स्टेशन का एक दृश्य देख पा रहे हैं जिसके अंदर सीन फर्स्ट में दिखाया गया है। देयर इज अ पुअर वुमेन अलोंग विद हर सन अराउंड 17 टू 18 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे एक औरत है अपने 17 से 18 साल के बेटे के साथ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर विद फोल्डेड हैंड्स, जो कि अपने हाथों को जोड़े हुए पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी है। अब यहाँ पे इनके बीच बातें क्या हो रही हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। सर, माई सन इज यंग एंड ही गोट इन्फ्लुएंस्ड। देखिए सर, मेरा जो बेटा है वो अभी छोटा है, यंग है, और जो है वो बुरी संगत में आ गया है। ही विल नेवर स्टील फ्रॉम एनी वन एवर अगेन। वो आगे से कभी भी किसी का कुछ भी नहीं चुराएगा। प्लीज़ फॉरगिव हिम, तो कृपया उसको माफ़ कर दीजिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑफिसर है वो कहता है वो कॉट स्टीलिंग फ्रॉम अ शॉप। वो एक दुकान से चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ही नीड्स टू बी पनिश्ड। उसको सजा देने की जरूरत है। लॉक हिम अप इन द जेल। उसको जेल में बंद कर दिया जाए। ही कैन ओनली लर्न फ्रॉम दिस। सिर्फ वो इसी से सीखेगा। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं अब ये औरत दोबारा से कहती है, प्लीज सर, ही इज़ एन इमेच्योर। कृपया सर उसको माफ़ कर दीजिए, वो इमेच्योर है, मतलब अभी वो छोटा है। ही हैज़ नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस एवर। उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। विल नॉट डू इट अगेन। और वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। प्लीज़ गिव हिम अ चांस। कृपया उसको एक चांस दीजिए। तो उसके बाद फिर से ऑफिसर कहता है ऑफ यू गो। अरे आप चले जाइए यहाँ से। बॉयज़ लाइक हिम नेवर लर्न ऑन दियर आउन। ऐसे लड़के खुद से कभी नहीं सीखते। लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। तो एक तरह से हमने देखा कि किस तरह से ये ऑफिसर जो है वो गुस्से में आ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे सीन 2 दिखाया गया है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं। टू वेल्दी मैन, दो अमीर आदमी, अ वुमेन और एक औरत, द सेम पुलिसमैन और वही सेम पुलिसमैन, एंड अ बॉय ऑफ सेम एज, और एक लड़का उसी एज का, जो कि जिस लड़के के बारे में हमने पहले बात की थी उसी की एज का, मतलब 17 से 18 साल का एक लड़का, एज अबोव इन द पुलिस स्टेशन, जैसा कि हमने पीछे पुलिस स्टेशन के अंदर देखा था। वियरिंग गुड क्लॉथ्स। अब इस लड़के ने क्या पहन रखे थे? अच्छे कपड़े पहन रखे थे। अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में क्या बातचीत हो रही है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सन स्टीलिंग इज बैड। अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो लड़के को कह रहा है कि बेटे, चोरी करना बुरी बात है। डोंट डू इट अगेन। ऐसा दोबारा कभी मत करना। योर फादर इज अ बिग मैन। और तुम्हारे जो पापा हैं वो बहुत बड़े आदमी है। डजेंट सूट यू। तो ये चीज़ तुम्हें सूट नहीं करती, मतलब चोरी करना तुम्हें सूट नहीं करता। आई नो यू विल लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट। और मैं जानता हूँ तुम इस घटना से जो है सीख जाओगे। सो आई एम लीविंग यू। इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। डोंट डू इट अगेन। तो ऐसा दोबारा मत करना। तो यहाँ पे जो इस लड़के के पापा हैं ये कहते हैं थैंक यू ऑफिसर। ऑफिसर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेंडिंग आवर सन टू द पुलिस स्टेशन हैम्पर्स आवर इमेज इन द सोसाइटी। हमारे लड़के को ऐसे जेल में भेजना, पुलिस स्टेशन में भेजना, इससे क्या होता, सोसाइटी के अंदर हमारी जो इमेज थी वो खराब हो जाती। थैंक यू फॉर योर हेल्प। आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो फिर कहते हैं यू आर वेलकम सर। आपका स्वागत है सर। यू आर सच ए बिग बिजनेसमैन। और आप तो सच में बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं। योर सन इज प्लेस इज नॉट इन द जेल। आपके बच्चे का जगह जो है जेल के अंदर नहीं है। बिसाइड्स चिल्ड्रन दिस यंग समटाइम्स गेट बैडली इन्फ्लुएंस्ड। और इस उम्र के बच्चे कई बार जो है बुरी संगत में आ जाते हैं। इट डजेंट मीन ही शुड बी कैप्ट बिहाइंड बार्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जेल के अंदर रखा जाए। तो यहाँ पे जो ये औरत खड़ी है और इनकी बातें सुनती है तो उसको कैसा लगता है? उसको बहुत बुरा लगता है। और वो कहती है कि कितना अन्याय है, मतलब एक तरह से कितना अनफेयर हुआ है कि जब उसने पुलिस वाले को अपने बच्चे के बारे में बोला कि वो भी छोटा है और वो दोबारा से चोरी नहीं करेगा, उसके गरीब होने के कारण पुलिस जो ऑफिसर था वो उस पे गुस्सा करता है। लेकिन यहाँ पे अमीर आदमी के साथ वो कितने अच्छे से पेश आता है। मतलब यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है, जो कि एक पुलिस होके भी लोगों के बीच में कितना जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड चैप्टर के अंदर हम आगे बात करेंगे। और ये एक एग्जाम्पल था हमें समझाने के लिए कि किसी भी देश के अंदर जो कानून है, देखने के लिए कानून के लिए सब लोग समान होते हैं, लेकिन असल में भेदभाव तो होता है, हर जगह होता है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है चैप्टर के अंदर है वो है रूल ऑफ लॉ। Laws are a set of rules followed by a country or a state that defines what the people should and should not do. But should any
आर्बिट्ररी रूल बी मेड इनटू अ लॉ। अब देखिए यहाँ पे जो है ला के बारे में बताया है कि लाज होते क्या है, फिर कानून होते क्या हैं। तो जो कानून है आर ए सेट ऑफ रूल्स, वो कुछ नियमों का सेट होते हैं फॉलोड बाय द कंट्री और अ स्टेट, जो कि फॉलो किए जाते हैं किसी देश के द्वारा या फिर किसी स्टेट्स के द्वारा। अब यहाँ पे ये जो रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ये डिफाइन करते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बट शुड एनी आर्बिट्ररी रूल बी मेड इनटू अ लॉ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कानून के अंदर कोई मनमाना रूल बनाया जा सकता है, मतलब अपनी मर्जी से किसी रूल को जो है क्रिएट किया जा सकता है या फिर लागू किया जा सकता है। लाज आर मीनेड टू बी जस्ट एंड अनफेयर। तो अब लाज के बारे में बताया गया है कि जो लाज है उसका मतलब होता है या फिर वो डिफाइन करता है कि जो लाज है वो कैसे होते हैं, जस्ट और फेयर होते हैं। जस्ट मतलब बिल्कुल न्याय वाले और फेयर मतलब साफ, जो कि किसी का पक्ष नहीं लेते, इवन वो किसका साथ देते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। दिस शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड और अनफेयर टुवर्ड्स एनी पर्सन और सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब देखिए जो लाज होते हैं वो बिल्कुल भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करते और ना ही किसी की तरफ अनफेयर होते हैं, मतलब पक्षपात करते हैं, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर सोसाइटी का कोई सेक्शन हो। फॉर दिस आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रिंसिपल, और इसी के लिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो एक प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है, एक सिद्धांत बताता है, क्या, विच इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, जिसको क्या बोला जाता है, रूल ऑफ लॉ बोला जाता है। द रूल ऑफ लॉ इज टू पुट अ चेक ऑन एनी आर्बिट्ररी यूज ऑफ अ पावर बाय एनी वन। अब देखिए जो रूल ऑफ लॉ है ये क्या करता है, निरीक्षण करता है, चेक करता है और एग्जामाइन करता रहता है कि एनी आर्बिट्ररी यूज ऑफ पावर बाय एनी वन, क्या पावर का किसी के द्वारा कोई मनमाना यूज तो नहीं हो रहा है। कई बार लोग जैसे कि क्या करते हैं, अगर उनको कोई पावर मिली हुई होती है तो वो भ्रष्टाचार फैलाते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं और भेदभाव करते हैं लोगों के बीच, अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हैं, मतलब पावर का गलत यूज करते हैं। इन इंडियन डेमोक्रेसी ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। अब हमारी अगर इंडियन डेमोक्रेसी की बात करें, भारतीय लोकतंत्र की बात करें, तो सभी नागरिक जो हैं कानून के समक्ष क्या है, समान है, irrespective of their social status, caste, religion, gender, etc. अब कानून के लिए ना तो कोई सोशल स्टेटस मायने रखता है कि जो व्यक्ति है वो किस जो है सोशल स्टेटस से है, मीन्स वो गरीब है, अमीर है, वो किस कास्ट का है ये भी कानून के लिए मायने नहीं रखता, वो किस रिलीजन का है ये भी कानून के लिए कोई मायने नहीं रखता, वो किस जेंडर का है, आदमी है, औरत है, क्या है, कानून के लिए ये कोई मायने नहीं रखते। इन दिस अबोव केस द पुलिसमैन इज वायलेटिंग द लॉ बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन टू चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट सोशल स्टेटस। अब देखिए हमने ऊपर जो केस देखा उसके अंदर जो पुलिसमैन है वो क्या कर रहा है, लॉ को वायलेट कर रहा है, मतलब लॉ जो कानून जो बना है उसको वायलेट कर रहा है, कैसे, डिस्क्रिमिनेट करके। वो क्या कर रहा है कि दो लड़कों के बीच में जो जिनका सोशल स्टेटस अलग अलग है, मतलब एक लड़का अमीर है, एक लड़का जो है गरीब है, उनके बीच में वो भेदभाव कर रहा है। हमने खुद देखा, पीछे हमने पढ़ा कि जो पुलिसमैन है वो अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहा है। हैव यू एवर नोटिस्ड द सिंबल ऑफ इंडियन जुडिशरी? क्या आपने कभी हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसके सिंबल को नोटिस किया है? उसके अंदर क्या होता है, देखिए, अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन विद अ वीनिंग स्केल इन वन हैंड एंड इंडियन फ्लैग इन द बैकग्राउंड। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक औरत जो कि जिसने की पट्टी बांधी हुई होती है अपनी आंखों के ऊपर। अब ये कानून को शो करते हैं, कानून जो है, कानून का सोचने का नज़रिया क्या है उसको, इस चीज़ को शो करती है। पीछे देखिए बैकग्राउंड में हम देख सकते हैं हमारे इंडिया का झंडा दिखाया गया है। वट डज इट कन्वे? अब ये जो चीज़ है जैसे कि इस औरत का आंखों पे पट्टी बांध लेना और पीछे हमारे इंडिया का जो है झंडा लगा होना, ये चीज़ क्या जो है कन्वे करती है, क्या मैसेज हमें देती हैं? द सिंबल रिप्रेजेंट्स दैट द लॉज अप्लाई टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे जो पिक्चर है, जो सिंबल है, ये हमें बताता है कि कानून के लिए देश के सभी जो सिटीजन्स हैं वो क्या हैं, बिल्कुल समान है। द ब्लाइंड फोल्ड रिप्रेजेंट्स जस्टिस विदाउट प्रीजुडिस। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड फोल्ड है या फिर आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ये बताती है कि जो लॉ है विदा क्या है, जस्टिस रिप्रेजेंट्स जस्टिस, ये न्याय को रिप्रेजेंट करती है विदाउट प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब होता है बिना किसी पक्षपात के, यहाँ पे कोई पक्षपात नहीं किया जाता किसी भी व्यक्ति के साथ।
एंड स्केल्स आर फॉर फेयर एंड इक्वल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ। अभी हम देख रहे हैं कि इस लड़की के हाथ में क्या है, एक जो है स्केल है, जो कि क्या शो करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लॉ के सामने सभी जो है समान है। वो किसी को जो है इक्वली सबको देखता है, वो किसी को ऊपर या नीचे नहीं देखता, उसके लिए सभी समान है विदाउट करप्शन, ग्रीड, ग्रीड, प्रीजुडिस और फेवर। तो देखिए उसके लिए जो है कानून के समक्ष अगर बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लालच के और बिना किसी पक्षपात के और फेवर के जो है न्याय किया जाता है। हैंस एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमें पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्या बताता है, ऑल लॉज अप्लाई टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी कानून हैं वो सभी नागरिकों के ऊपर अप्लाई होते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। और इसके अंदर उनका ना तो रिलीजन देखा जाता है, ना उनकी कास्ट देखी जाती है, ना ही उनका जेंडर देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नो वन इज अबोव द लॉ एज पर द सोशल स्टेटस और पॉलिटिकल पावर। और कोई भी व्यक्ति कानून के से ऊपर नहीं है, चाहे वो सोशल स्टेटस उसका कुछ भी रहा हो, चाहे उसकी पॉलिटिकल पावर कितनी अच्छी हो, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है। नो वन इज अबोव द लॉ, जैसा कि बताया गया है। इवन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट अबोव द लॉ, यहाँ तक कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भी लॉ से ऊपर नहीं है, कानून से ऊपर नहीं है। देयर मस्ट बी प्रॉपर पनिशमेंट एंड प्रोसेस टू फाइंड आउट द गिल्टी इन केस ऑफ एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ। अब देखिए यहाँ पे जो है प्रॉपर पनिशमेंट दी जाती है, लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होती है फाइंड आउट द गिल्टी, जिसके अंदर हम किसको, दोषी को ढूंढते हैं, फिर दोषी को दोष उसका जो है डिक्लेयर करते हैं कि इस व्यक्ति ने ये दोष किया है या फिर उसने ये गलती करी है। अगर उसने कोई क्राइम किया है तो बिना किसी जो है और वायोलेशन ऑफ लॉ, अगर उसने हमारे कानून का उसने उल्लंघन किया है, उसकी वायोलेशन की है, तो जब उसकी गिल्टी जो है डिक्लेयर हो जाती है, फिर पता चल जाता है, प्रमाण मिल जाता है कि उसने ये गलती की है, तो ही उसको पनिशमेंट दी जाती है। For law to be just and fair, it needs to follow procedures to investigate the truth and establish guilt. तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि कानून जो है वो बिल्कुल जस्ट है और फेयर है। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोसीड्योर को फॉलो करता है, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेट किया जाता है ट्रुथ को, कि सच्चाई क्या है, क्या किसी व्यक्ति ने असल में कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। उसके बाद जब उसकी सच्चाई का पता चलता है, उसके बाद ही कोई पनिशमेंट की प्रोसेस होती है। ओनली देन अ पर्सन मस्ट बी डिक्लेयर्ड गिल्टी। वंस डन देयर मस्ट बी प्रॉपर एंड सूटेबल पनिशमेंट फॉर द वायोलेटर ऑफ लॉ। और यहाँ पे सभी के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने क्राइम किया है तो इसके लिए एक सूटेबल पनिशमेंट होती है। जैसे कि हमें पता है कि धाराएं लगती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्राइम के अकॉर्डिंग धाराएं होती हैं। अगर किसी ने मर्डर किया है तो अलग धारा होती है, अगर किसी ने चोरी की है तो अलग धारा होती है, अगर किसी ने जो है किसी के साथ मार पिटाई की है तो उसके लिए अलग धाराएं होती हैं। तो उस सूटेबल जो है पनिशमेंट उसको दी जाती है उसके क्राइम के अकॉर्डिंग। इट इज सैड दैट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अब देखिए ये कहा जाता है कि औपनिवेशिक काल के दौरान जब हम गुलाम थे, कॉलोनियल का मतलब होता है जब हम गुलाम थे, तो उस अवधि के दौरान क्या था, रूल ऑफ लॉ स्टार्टेड टू टेक फॉर्म इन इंडिया, कि हमारे इंडिया के अंदर रूल ऑफ लॉ जो थे उन्होंने क्या फॉर्म ले ली थी। Though this theory is believed and argued by many historians, considering the laws created under British Raj were many times arbitrary। और फिर भी ये विश्वास किया जाता है, बहुत सारी थ्योरी जो हैं यहाँ पे बताई गई हैं कि जब ब्रिटिश राज था तो उस टाइम बहुत सारे जो लॉज थे वो आर्बिट्ररी थे। मींस वो अपनी मर्जी से लोगों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए जाते थे। वो बार बार कोई भी एक्ट लागू कर देते थे, जैसे कि हमने कॉलोनियल रूल में पढ़ा है पहले जो है रोल्ट एक्ट के बारे में, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाया गया था हमारे देश के अंदर। इसके अंदर वो क्या कर सकते थे, किसी भी राजनेता को वो अपनी मर्जी से पकड़ के उसको 2 साल तक बंदी बना के रख सकते थे, चाहे वो दोषी है या नहीं है। इस तरह के मनमाने जो हैं रूल्स और कानून जो हैं सरकार के द्वारा बनाए जाते थे। लेट अस लर्न अबाउट सच आर्बिट्ररी लॉज। और इसीलिए हम नीचे जो है कुछ ऐसे ही मनमाने बनाए गए कानून के बारे में पढ़ते हैं। In ancient Germany, there was a concept of trial by combat
अब यहाँ पे देखिए एंशियंट जर्मनी मतलब प्राचीन समय की जर्मनी में क्या होता था, एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था ट्रायल बाय कॉम्बैट। व्हेन एट अ ट्रायल देयर वाज नो विटनेस और इफ नन ऑफ द पार्टीज कन्फेस टू द क्राइम। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है कि गलती किसकी है, तो अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी व्यक्ति जो है कन्फेस नहीं करता है, फिर अपने जुर्म को स्वीकार नहीं करता है, तो उस टाइम क्या होता था, अ कॉम्बैट ट्रायल यूज टू फॉलो। तो एक कॉम्बैट जो है ट्रायल को यूज किया जाता है। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई करवाना। तो जिसके अंदर क्या होता था, तो टू पार्टीज यूज टू इंडल्ज इनटू अ सिंगल कॉम्बैट। तो दोनों ही पार्टीज क्या होती थी, एक सिंगल जो है कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करती थी या फिर शामिल होती थी, वो लड़ाई करती थी, एक तरह से उनका युद्ध करवाया जाता था। द विनर ऑफ दिस फाइट, और इस फाइट का जो विनर होता था, यूज टू बी डेक्लेयर्ड एज द करेक्ट और राइट पार्टी। तो उसको क्या डेक्लेयर किया जाता था कि वो करेक्ट है, वो सही है, या फिर वो राइट पार्टी है। अब देखिए कितना गलत है। मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, दोनों के ऊपर कोई दोनों में से किसी एक को हमने ये बताना है कि किसने मान लीजिए मर्डर ही किसी ने किया है, दोनों में से हमने आइडेंटिफाई करना है कि असल में मर्डर किसने किया है। लेकिन क्या सही तरीका हो सकता है कि दोनों व्यक्तियों की आपस में ही लड़ाई करवाई जाए, फिर जो जीत जाए लड़ाई में उसको क्या घोषित कर दिया जाए कि इसने क्राइम नहीं किया बल्कि जो हारा है उसने क्राइम किया है। हो ऐसा तो नहीं हो सकता, भी हो सकता है जो व्यक्ति हार गया है उसने क्राइम किया ही ना हो। तो ये जो यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी पूछा गया है, डू यू थिंक दिस वे ऑफ ट्रायल वाज फेयर एंड जस्ट, कि ये ट्रायल का जो वे है, जो तरीका है, क्या वो फेयर और जस्ट है? तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्राचीन एंशियंट जो है जर्मनी की बात हो रही है। सो गाइज चैप्टर के अंदर आज के लिए इतना ही। आई होप जो मैंने आपको बताया अब तक का समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले लेट अस ट्राई 1 के क्वेश्चन एंड आंसर कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।